नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। वो एक कहावत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। केजरीवाल के सिलसिले में ये लागू हो रहा है। अब हरि की कथा तो अनंत है, लेकिन केजरीवाल जी हरि नहीं है। लेकिन इनकी कथा भी अनंत होते जा रहा है। जितना आप जानने की कोशिश करेंगे अरविंद केजरीवाल को, आप उतने अनजान बनते जाएंगे। हर दिन आपको नया केजरीवाल मिलेगा। हर चाल केजरीवाल की नई मिलेगी और हर निशाना केजरीवाल का नया मिलेगा। मंजिल क्या है केजरीवाल की, यह भी किसी को मालूम नहीं। वो जाना कहां चाहते हैं, पहुंचना कहां चाहते हैं। इंडिया अगेंस्ट करप्शन शुरू किया तो भ्रष्टाचार मिटाना चाहते थे। लोकपाल का नारा दिया तो इसलिए कि सबको सबके अधीन लाना चाहते थे, लोकपाल के अधीन लाना चाहते थे। राष्ट्रपति भी अधीन है, प्रधानमंत्री भी अधीन है, कैबिनेट भी अधीन है, जज साहब भी अधीन है, सबके ऊपर लोकपाल है। लोकपाल आ जाएगा, करप्शन बिल्कुल दूर हो जाएगा। कुछ नहीं आया। फिर वो मुख्यमंत्री बन गए, सत्ता में शामिल होना पड़ेगा, राजनीति के दलदल में उतरना पड़ेगा, उतरेंगे ही, उतरना ही पड़ेगा। इन्होंने हमें चुनौती दी है, हम इन्हें करके दिखाएंगे। राजनीति के दलदल में उतर गए। फिर उन्होंने कहना शुरू किया कि हम रूल ऑफ द गेम चेंज करने के लिए आए हैं। हम राजनीति करने के लिए नहीं आए, हम राजनीति का गेम चेंज करने के लिए आए, राजनीति का रूल चेंज करने के लिए आए। बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं इस मामले में अरविंद केजरीवाल। अभी तक जो राजनीतिक पार्टियां थी, उनका जो रूल था, वो रूल था भ्रष्टाचार का, झूठ का, इधर उधर का, कोई प्रॉपराइटी नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं इसका। अब उस रूल को ये तोड़ करके एनार्किज्म की तरफ ले जाना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हम रूल ऑफ द गेम चेंज करने के लिए आए। तीसरा कि मुख्यमंत्री के बाद ये प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं, ये तय अरविंद केजरीवाल नहीं कर पा रहे हैं, या हम आप नहीं कर पा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को तो मालूम है, हमें और आपको हर दिन अरविंद केजरीवाल को खंगालना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है कि अरविंद केजरीवाल कहां हैं और अरविंद केजरीवाल हैं क्या, प्रत्येक दिन। अब मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूं आज, इसलिए कह रहा हूं कि कल अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो संदेश भेजा और उसके बाद एक पत्र लिखा। 27 बिंदु पत्र में थे। और पत्र किनको था संबोधित किया हुआ था? हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा। खैर, मैंने कल भी इसका जिक्र किया था कि इस मामले में वो चाहते तो इस पत्र को गोपनीय रख सकते थे और ये पत्र सिर्फ जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को संबोधित था, उन तक पहुंचना था। उन्होंने इसे पब्लिक कर दिया, कोई बात नहीं। अब इस पत्र से एक बहुत बड़ा एक्सपोजे सामने आ गया। वो कहते हैं ना, गुनहगार अपने गुनाह की निशा छोड़ते चले जाते हैं। वो लाख शातिर हो, लाख चतुराई करे, लेकिन कुछ ना कुछ वो निशान छोड़ ही देते हैं। वही केजरीवाल है। अपनी चालाकी में केजरीवाल अब पूरी तरह से घिरते जा रहे हैं और फंसते जा रहे हैं, लंबा फंसते जा रहे हैं। अगर वो ये पत्र ना लिखते, अगर वो इस एक बात का जिक्र ना करते, तो आज ये बात पता नहीं चलती कि अरविंद केजरीवाल ने पर्दे के पीछे कितना बड़ा गुल खिलाया है। सेटिंग कोई इधर उधर से नहीं, एक जज के साथ सेटिंग किया है, और वो भी रिटायर्ड जज के साथ। और उस जज के साथ सेटिंग का फलितार्थ क्या है, उसका इल्ड क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, वो बताएंगे। और इस पूरे प्रकरण में अन्ना हजारे की एंट्री कैसे हो रही है, ये भी बताएंगे। अन्ना हजारे का वो कौन सा सबूत है जो अरविंद केजरीवाल को पूरी तरह से बेनकाब कर रहा है। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बार दोबारा जुड़ गए हैं नीलेश ओझा जी। नीलेश जी, आप देश की बड़ी सेवा कर रहे हैं, मैं तो आपको साधुवाद देना चाहता हूं। और कुछ दिन पहले जो चंद्रचूड़ साहब कह रहे थे कि न्याय ध्वज होना चाहिए, न्याय का मंदिर होना चाहिए, मुझे तो लगता है आपको न्याय का मंदिर बनाना चाहिए और दिल्ली एनसीआर में बनाना चाहिए। आप देश की आर्थिक राजधानी से काम नहीं चलेगा, आपको न्याय का मंदिर दिल्ली एनसीआर में बनाना चाहिए, वरना इन धूर्तों से मुकाबला बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये मैं आप जानना चाहता हूं नीलेश जी कि कल के पत्र में क्या एक्सपोजे कर दिया, जो वो छुपाना चाहते थे वो छुपा नहीं, अब एक्सपोज हो गया। सुनिए, क्या रहता है
कि इनके अगर सलाहकार कपिल सिब्बल जैसे रहेंगे तो यही काम होगा। अब अब एक गौर कीजिए, इन्होंने अन्ना हजारे जी को धोखा दिया था और अन्ना हजारे जी के ही एक केस की वजह से इनका सारा भांडाफोड़ हो गया। इनका जनता के सामने तो अभी ये खत्म है, अभी जो मैं दिखाऊंगा ना, तो जनता मतलब कौन सी, जो फेयरली डिसाइड करेंगी, जो ना हमारी बात माने ना केजरीवाल की बात माने, जो फैक्ट दिख रहा है उस पे माने, अन्ना हजारे जी का केस सुने, उसके बाद में जनता निर्णय ले। और लॉ के हिसाब से तो है, अभी इनका तो लॉ के हिसाब से इनका काउंटडाउन स्टार्ट है। अभी पहला पॉइंट बताता हूं। इन्होंने कल पत्र में, देखिए इन्होंने क्या किया, इनका अर्जी रेक्यूजल का रिजेक्ट हुआ। अगर ये इनके जो भी वकील होंगे उनकी सलाह पे जो केस लॉ लाकर दिया, वो केस लॉ के बजाय थोड़ा अलग तरीके से बात करते तो हो सकता है इनकी बात मानी भी जाती। उस पर हम अलग बात करेंगे, छोड़ दीजिए विषय। इन्होंने क्या किया, कोर्ट को बना दिया एक ड्रामा स्टेज, नाटक का रंगमंच बना दिया। आप और सलाह देने वालों ने भी बहुत अच्छा काम किया। सलाह देने वाले का क्या था कि ये डैमेज होगा तभी तो राहुल गांधी अनोपोज रहेगा ना, मतलब विपक्ष में दूसरा चेहरा नहीं रहेगा। बड़ा षड्यंत्र है। हाँ, तो दूसरा चेहरा नहीं रहेगा। अब इनके पास में ऑप्शन नहीं है राहुल गांधी के, कांग्रेस के वकीलों के सिवा, या जो भी है उनका अपने को नहीं मालूम, लेकिन जिस किसी ने इनको सलाह दिया या भगवान ने इनकी मति मारा, जाको प्रभु दारुण दुख दीना, उसकी मति पहले हर लीना, या फिर और आगे जाके मैं बोलता हूं कि जब नाज मनुष्य पे छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। तो हुआ क्या, इन्होंने सब बातें छोड़ी, ड्रामा लेकर आ गए और वहां पर रोड के जैसा वहां भाषण देते हैं उस पे मैदान में, रामलीला मैदान में, वैसा भाषण चालू कर दिया। लेके उसके आधे घुमा चालू। आप इंस्टीट्यूशन का फिर ये हो गया ना कि भाई आप ऑनेस्टली मांगते तो कोई बात नहीं थी, आप उसका इश्यू बना रहे हो। आप उन्होंने फिर कोर्ट ने ऑर्डर के साथ में रिजेक्ट किया। आप मैं 1 मिनट के लिए केजरीवाल जी के साथ में, 1 मिनट के लिए, वो भी बहुत बड़ा पाप लगेगा मुझे, लेकिन ऐसा मान के चलो एक पॉइंट पे कि भाई आप अगर आपको लगता है कि आपके साथ में अन्याय हुआ है, जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा मैडम का आदेश गलत है, तो आपके पास तो वकीलों की फौज है, तो आपको सिंपल काम था सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा देते, विषय खत्म ना। अब इन्होंने वो काम नहीं किया। इन्होंने क्या किया, दूसरा एक नया कॉन्स्पिरेसी रचा, और ये कॉन्स्पिरेसी में इनके साथ में आ गए एक दूसरे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, जो ऑलरेडी जो करप्शन के चार्ज के आरोप में है और जनता के नजर में बहुत बेईमान जज है। उनका नाम है अभय ओक। तो अब अभय ओक भ्रष्टाचारी कैसे, ताकि मैं कहूंगा इससे वो भ्रष्टाचारी नहीं हो गए, अभी ये रिकॉर्ड बता रहा हूं और जनता तय करेंगे। आप देखिए 2016 में एक जनहित याचिका दायर की गई अन्ना हजारे जी के द्वारा, PIL नंबर 42 ऑफ 2016। याचिका किसके पास में आई, इन्हीं जस्टिस अभय ओक के सामने। तो पहले मैं जस्टिस अभय ओक और इनका कनेक्शन बता देता हूं, फिर जस्टिस अभय ओक क्या है वो बताता हूं मैं। जस्टिस अभय ओक के हाथ से एक स्टेटमेंट दिलवाया गया है इनके प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी के तहत। अभी जस्टिस अभय ओक सिलेक्टेड बात करते हैं, मतलब मैं बताता हूं कि अगर उनको यह लग गया कि जस्टिस विंटर नरीमन करप्ट है तो उस पर नहीं बोलने का,
जस्टिस दीपक गुप्ता करप्ट है, उस पर नहीं बोलने का। ये रिटायर्ड जजेस के नाम बता रहा हूं मैं। और इनको लगा कि केजरीवाल बेईमान है, उस पर नहीं बोलने का। लेकिन इनको लगा कि केजरीवाल फंस रहा है, फिर तो यार ये गलत हो जाएगा काम, देश को भ्रष्टाचार बढ़ाने का, डिस्टेबलाइज करने का उनका जो मिशन है वो फुलफिल नहीं होगा। ये वो वाले लेफ्ट इको सिस्टम के मेंबर है। फिर वो आ जाते हैं और जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा जी को लोगों की नजर में नीचा दिखाने के लिए ये भ्रष्ट अभय ओक, जस्टिस अभय ओक, माननीय भ्रष्टाचारी जस्टिस अभय ओक, थोड़ा सा है ना, रिटायर्ड जज है ना, तो माननीय भ्रष्टाचारी जस्टिस अभय ओक एक स्टेटमेंट देते हैं कि मुझे अगर अधिवक्ता परिषद में बुलाते तो मैं नहीं जाता, जजेस ने जाना नहीं चाहिए था। सेटिंग देखिए, और सेटिंग देखिए। हाँ, और उसके न्यूज को फिर इनका लेफ्ट इको सिस्टम, वो बिकाऊ मीडिया, वो दलाल लोग, इन्होंने बहुत वायरल किया। कोई बात नहीं। अब पहली चीज, अधिवक्ता परिषद तुम्हारे जैसे लोगों को बुलाते हैं क्यों? तुमको वहां पर लेने वाला दूसरा भ्रष्टाचार। कॉलेजियम में इनको ऊपर लेने के लिए गवर्नमेंट मना कर रही थी, ये जज को नहीं लेने का है। उस समय के सीजीआई मना कर रहे थे, लेकिन एक ही था, कौन? एक देशद्रोही जज था अपना, रोहिंटन नरीमन, जिसने बोला कि नहीं, वो चाहिए मुझे सुप्रीम कोर्ट में। कॉलेजियम में था, उन्होंने झगड़ा कर करके इनका नाम लेने लगा, ऐसी न्यूज आई थी। अब वो जस्टिस रोहिंटन नरीमन कौन है? वो ये कहता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज से ज्यादा सेक्युलर बोले अकबर था। बाद में कमाल हो रहा है देश में। और दूसरी चीज देख रहे हैं, सब कुछ हमारे दर्शक सब देख के तय करेंगे इस देश में चल क्या रहा है। और दोनों बाप बेटे, जस्टिस रोहिंटन नरीमन, उसके पिताजी फली नरीमन, इनका एक वो बोलते थे कि टुकड़े टुकड़े गैंग जो है, कि इंडियन आर्मी मुर्दाबाद, भारत तेरे टुकड़े हो गए इंशाल्लाह, ये जो भी बोलने वाले लोग थे, और पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। उनका कहना था कि ये गुनाह नहीं होता, इनके खिलाफ केस नहीं चलना चाहिए। ऐसा आर्टिकल पब्लिश किया था इंडियन एक्सप्रेस में ये फली नरीमन ने। और ये बाप बेटे हमेशा वही नैरेटिव चलाते थे। और उनके इसमें फिर ये जस्टिस दीपक गुप्ता, फिर ये अभय ओक, तो ये इनका कोटरी। तो चलो कोई बात नहीं, वो सरकार निपट लेगी उनको। अब क्या हुआ, ये तो एक अलग पॉइंट हो गया, लेकिन मुद्दे पे आते हैं। अन्ना हजारे जैसा आदमी, बेचारे सोशल एक्टिविस्ट, उन्होंने पूरे प्रूफ जमा किए और जनहित याचिका डाली बॉम्बे हाई कोर्ट में। वो मैटर आया इन्हीं अभय ओक के पास में, और ये अभय ओक साहब, माननीय भ्रष्टाचारी ओक साहब, ये क्या कह रहे मालूम है अन्ना हजारे जी को? उन्होंने देखा, उन्होंने कहा देखो, ये 25,000 करोड़ के करप्शन के प्रूफ से आगे शरद पवार। तो ओक साहब क्या बोलते मालूम है उनको? आप सीधा हाईकोर्ट में कैसे आ गए? मतलब अन्ना हजारे जैसे आदमी को ये भ्रष्टाचारी इस तरह से बात कर रहा है। बोले आपको पहले पुलिस के पास जाना चाहिए था। अब मैं दो चीज बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट का लॉ क्लियर है, बॉम्बे हाई कोर्ट का लॉ क्लियर है। नोएडा वर्सेस नोएडा का 2011 का सुप्रीम कोर्ट है। बॉम्बे हाई कोर्ट का आपके परम आदरणीय चंद्रचूड़ साहब का जजमेंट है, प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट का 2012 का जजमेंट, और बाद में चारू मेहता का जजमेंट है कि डायरेक्ट आप हाई कोर्ट में जा सकते हो। और अगर कोर्ट को लगा कि बहुत सीरियस मैटर है, तो कोर्ट ने वो पूरी पिटीशन को सीबीआई को बोलना है कि ये पूरी पिटीशन ही आप एफआईआर बोल के ट्रीट करो। ये लॉ है। लॉ के बाहर जाकर आरोपियों को बचाने के लिए ये आपके माननीय भ्रष्टाचारी अभय ओक कह रहे हैं कि मिस्टर हजारे आप सीधा कोर्ट में कैसे आ गए, चलो जाओ पुलिस स्टेशन में जाओ, बाद में आना। तो अभी आप जनता बताए कि ये जज
वहां बैठ के न्याय का, जुडिशरी का, जस्टिस का काम कर रहा है कि ये आदमी भ्रष्टाचार को बढ़ाने का और देश को खोखला करने का, आरोपी को बचाने का काम कर रहा है। ये देश की जनता तय करेगी। अब ये दो पर्सनैलिटी है आपके सामने। एक तो अन्ना हजारे हैं जो शरद पवार के खिलाफ आरोप लेके जा रहे हैं और उसको वही जस्टिस ओक फटकार करके भगा रहे हैं। उसी अन्ना हजारे को हथियार बना करके केजरीवाल आगे बढ़ते हैं और केजरीवाल को सारा तंत्र मालूम होता है। और आज ये केजरीवाल अन्ना हजारे को फटकार करके भगा देते हैं और आज ये शरद पवार के ग्रुप में शामिल हो जाते हैं और उनके ग्रुप के जो जज हैं, जिसे आप श्रीमान भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, उनसे स्टेटमेंट दिलवाते हैं कि अगर मैं रहता तो मैं अधिवक्ता परिषद नहीं जाता। षड्यंत्र और सेटिंग कितनी बड़ी है हमारे दर्शकों को देखना चाहिए, समझना चाहिए। और ये बहुत अच्छा किया कि केजरीवाल ने वो पत्र कल रिलीज कर दिया। अगर वो पत्र नहीं आता तो जस्टिस ओक का जिक्र नहीं होता और लोग भूल गए होते। लेकिन हम लोगों की निगाह बड़ी पैनी है। पत्र के एक एक शब्द, एक एक पंक्ति पर पैनी नजर है और स्क्रीन ब्लैक करने वाले, सात समंदर पार बैठ करके सोशल मीडिया को इन्फ्लुएंस करने वाले सुपारी इन्फ्लुएंसर, अब आप जो प्रचार कर रहे हैं, कल से या इसके पहले भी प्रचार कर रहे थे, श्रीमान केजरीवाल की धूर्तता एक्सपोज हो रही है कि कैसे पर्दे के पीछे जजों के साथ सेटिंग की जा रही है। एक खबर और आ रही है नीलेश जी, पावर गैलरी। अब मुझे लगता है आप शायद इस बारे में अधिक प्रकाश डालेंगे। लोअर कोर्ट की जो जज महोदया हैं, उनका जो ये वर्डिक्ट है, ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उनका जो प्रीवियस वर्डिक्ट है उसको उठाया जाए और केजरीवाल का जो वर्डिक्ट है उसको उठाया जाए। तो दोनों के मिलान करने के बाद, ऐसा लोग कह रहे हैं, मैं नहीं, आप शायद ज्यादा जानते होंगे, आपको ज्यादा जानकारी है उस क्षेत्र की। कहा जा रहा है कि कोई एक सीनियर काउंसिल है दिल्ली का, जिन्होंने वो ऑर्डर लिखा है। अब मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये लोग बोल रहे। अब मैं हैरान हूं, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या कि ऑर्डर कोई सीनियर काउंसिल किसी जज के लिए लिख दे और वही ऑर्डर पास कर जाए? ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, आता हूँ, कैसे आ गई और कौन वो सीनियर काउंसिल है? अरे उस पे भी आता हूं, पर पहले मैं आपके माननीय भ्रष्टाचारी अभय का एक और किस्सा बताता हूं कि ये आदमी ने जज की पोस्ट पे रह के कैसा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, आबिद और प्रोसेस को बढ़ावा दिया और कॉमन मैन का जीना नर्क कैसा बने, ज्यादा से ज्यादा लोग परेशान कैसा हो, इसका कैसा ख्याल रखा इस आदमी ने। मैं आपको बताता हूं। एक बंबई के टॉप के डॉक्टर्स है, सर्जन है, डॉक्टर संतोष शेट्टी। इनके वाइफ ने इनके ऊपर में झूठा आरोप लगाया मेंटेनेंस मांगने के लिए। उसके ऊपर में वाइफ को प्रोसिक्यूशन करने के लिए परजुरी का 340 कंटेम्प्ट सीआरपीसी का केस फाइल हुआ और उसकी सुनवाई आई जस्टिस ओक के कोर्ट में। तो ये आपके माननीय भ्रष्टाचारी ओक साहब क्या करते थे, वकील को पहले धमकाते थे, नहीं ज्यादा आर्गुमेंट करेंगे तो हम आप पे कार्रवाई करेंगे। फिर वो मैटर आया मेरे पास, हम कोर्ट में गए तो फिर सुना, क्योंकि अपने से नहीं उलझाओ आदमी, क्योंकि हमने वो एक वर्ड बोलता था तो हम 2 केस दायर करते थे उस पर, एक गलती किया 2 केस करते थे उस पर, तो हमारे से नहीं उलझता था वो। तो फिर सुनने के बाद में ऑर्डर क्या पास किया हमने, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट वगैरह दिए, तो आदमी घुमाता कैसा है ऑर्डर में, वो परिक्रिया में बाद में नए जजमेंट के बाद में ओवररूल भी हो गया। लेकिन उस समय उसने ट्राई क्या किया, और उसको कई लोग, उनको पता नहीं हो बेचारे, वो उसका ऑर्डर पास करते, फॉलो करते। वो क्या कहता है कि अगर किसी ने भी कोर्ट में झूठा एफिडेविट दिया, झूठे डॉक्यूमेंट दिया, कुछ भी झूठ बोला, आपने सबूत भी दे दिया कि वो आदमी झूठा है, तब भी उसका कहना झूठा है कि नहीं है ये अभी डिसाइड नहीं करने का।
कि आखिरी में देखेंगे, तब तक केस चलने दो 5-10 साल, आदमी की जिंदगी खराब हो जाने दो। और सुप्रीम कोर्ट का लॉ क्या कहता है? झूठ अगर बोला ये सबसे बड़ा हीनस क्राइम है, इसको तुरंत डिसाइड करने का। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुप्रीम कोर्ट का इकबाल सिंह बारवा में पैरा 32 में एमएस शरीफ को अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रिफर करके लिखता है कि बाकी की प्रोसीडिंग स्टे करो चाहे तो, लेकिन 340 पहले डिसाइड करो। किशोर समृद्धि का केस है सुप्रीम कोर्ट का, जो राहुल गांधी के खिलाफ उन्होंने आरोप लगाए थे, उनके केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पहले डिसाइड कर लो। चलो, और ये 2018 का आदेश पारित करने वाले जस्टिस हो, इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का 3 जज बेंच का जजमेंट आया, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का 2019 का। उसने पहले रिपोर्ट बुलाया झूठ है कि सही है, फिर उसके बेस पे 5 करोड़ कॉस्ट लगाया झूठ बोलने वाले पे, और उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन ऑर्डर किया। तो ये बेसिक लॉ है। बट ये आदमी जो दिखाता खुद को ईमानदार, ये ना बराबर केजरीवाल, वो क्या है, चोर चोर मौसेरी भाई कहानी है ना, तो केजरीवाल और ये बराबर इनका जोड़ी बराबर जानता है। तो तो वो लॉ के पेरिफेरी में कर रहे थे कमाल, और ये पॉलिटिक्स में आकर के कर रहे हैं कमाल। दोनों दोस्त हो गए। तो थे पहले, अभी अभी उजागर हो गया। अभी उसको क्या लगा कि अभी केजरीवाल पूरा खत्म हो जाएगा, हमारे ज्ञान का अभी आदमी मरने आ रहा है, तो बोले दुर्योधन मर रहा है तो दुशासन भूख के आएगा ही, फिर वो ऐसा हो गया। हाँ, मतलब एक कैटेगरी के लोग समाज में जिंदा रहने चाहिए, तभी तो दुकान चलेगी। हाँ, तो हाँ, जुडिशरी आम आदमी को तुरंत न्याय नहीं मिलना चाहिए, आम आदमी परेशान होना चाहिए। हमारे सिलेक्टेड कुछ जो दलाल वकील है और हमारे सिलेक्टेड जजेस है, इनकी दुकानदारी चलनी चाहिए, ये इनका उद्देश्य रहता है जस्टिस होप का। हाँ, तो अभी हो गया ये पूरा पिक्चर क्लियर। और भी कई केसेस है, मैं बता नहीं रहा, छोड़ दीजिए उसको। अभी सिर्फ ये 2 बताया। और ये सेटिंग हुई जस्टिस होप के साथ। यस, और जस्टिस होप साहब को अगर कुछ डाउट है, जस्टिस होप साहब को अगर कुछ डाउट है तो प्लीज आप आ जाए। आप तो रिटायर्ड हो गए, आप अब आपके पास में वो कंटेम्प्ट का धमकाने वाला तो हथियार है नहीं, वो भी यूज नहीं कर सकते, चिंता मत करो, उसमें भी हम निपट लेंगे, लेकिन यूज नहीं कर सकते। लेकिन आपके पास डिफामेशन का हथियार है। अगर आपको लगता है मेरे आरोप झूठे, तो मिस्टर माननीय भ्रष्टाचारी ओक जी, प्लीज मेरे पे डिफामेशन केस फाइल करो, आपको दिखाता हूं मैं फिर क्या है। तो चलो आते हैं। हाँ, अब आते हैं मेन मुद्दे पे। अभी आपने क्या पूछा सवाल कि ये जो है ऑर्डर किसने लिखा, क्या एक वकील ऑर्डर बना के दे सकता है? अभी देखिए, हमने तो कंप्लेंट दे दिया, अभी वो सीबीआई ईडी अमित शाह जी जाने। और इसमें भी मेरे हिसाब से अमित शाह जी थोड़ा जरा लिबरल चल रहे मेरे ख्याल से केजरीवाल के खिलाफ। नहीं तो इतना समय लगना नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि पुराने केस अलग है, ये जज के साथ में फ्रॉड करके, कोर्ट के साथ में फ्रॉड करके ऑर्डर लिया है, उसमें उम्र कैद की सजा है। सरकारी मशीनरी, पब्लिक मनी जो आरोपी को सजा दिलाने के लिए है, लॉ के हिसाब से काम करने के लिए, उसका दुरुपयोग तुम लोग आरोपी को बचाने के लिए और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को डिस्करेज करने, उसको इंप्लीकेट करने के लिए अगर करोगे, तो ऐसे कंडीशन में मिस एप्रोप्रिएशन, मिस यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक मनी, पब्लिक फंड, पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक टाइम, उसमें उम्र कैद की सजा का प्रावधान है उस जज को भी, और को कॉन्स्पिरेटर 120 बी में अरविंद केजरीवाल, और जो भी उसको साथ देंगे इस गलत आदेश को लेने में और उसका समर्थन करने में, 120 बी ऑफ आईपीसी में वो सब आरोपी बन सकते हैं। ऐसा लॉ है, हमने कंप्लेंट ऑलरेडी दे दिया है। लेकिन एक मिनट बात सुनिए, आपने कंप्लेंट तो दे दिया, लेकिन एक बात बताइए, जो जज तो इसका फोटो हटा दीजिए, उनका फोटो हटा दीजिए। चल ठीक, हाँ, इनका फोटो हटा दीजिए। जब फोटो हटा दीजिए, फुल फ्रेम पे लाइए। मैं ये कह रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं, जो जज ये कह रही हैं कि श्रीमान केजरीवाल के खिलाफ ट्रायल चलाने का भी सबूत पर्याप्त नहीं है और उनको 12 महीना हमने बेल नहीं दिया, ये अन्याय है। और उन्होंने केजरीवाल ही नहीं, 22 के 22 आरोपी को बरी कर दिया।
और इतना ब्लैक एंड व्हाइट केस है, तो ये आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा है और आप जज को घेर रही हैं। नहीं सुनो, एक सिंपल चीज कल भी क्लियर किया, आज भी कर रहा हूं। प्राइमा फैसी केस था, इसीलिए अरविंद केजरीवाल साहब का बेल रिजेक्ट हुआ। हाईकोर्ट ने नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया, क्योंकि कंडीशन है। ईडी के केस में तो कंडीशन है, लिखना पड़ता है ना प्राइमा फैसी केस है, उसके बगैर आप बेल कैसे अगर प्राइमा फैसी केस नहीं है तो आप उनका बेल रिजेक्ट नहीं कर सकते। अगर सेशन कोर्ट की बात अगर सही है तो फिर अर्लियर सारे जजेस अरविंद केजरीवाल के अनलॉफुल डिटेंशन के आरोपी है। उन्होंने जो केस ही नहीं था उसमें इनको जेल में रखा, तो वो जजेस 7 साल जेल में जाएंगे आईपीसी 220 में। तो वो ये जो है ना, ऑर्डर में लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने कि प्राइमा फैसी केस है, 383 करोड़ का प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। और क्या किया इन्होंने, जो सरकार को पैसा आना चाहिए था वो इन्होंने लीकर माफिया को, मतलब लीकर माफिया बोलो और जो बोलना है बोलो, तो लीकर वाले कंपनी को फायदा दिलाने उसमें उनका ये कम किया, जो ड्यूटी है एक्साइज ड्यूटी, कमीशन उनका बढ़ा दिया। और उसके बाद में वो ड्यूटी कम करके वो पैसा कैश में लिया गोवा इलेक्शन के लिए, और ये चीजें पूरा सर्कमटेंशियल एविडेंस से सॉल्व हो गई। और ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी छोड़ दो, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन तो, बट कैग ने अपने रिपोर्ट में बोला ना 1500-2000 करोड़ जो भी हुआ, इतना सरकार का, जनता का नुकसान हुआ है, तो ये जनता के पैसे का नुकसान हुआ, क्या क्या रिपोर्ट में लिखा है। तो ये इतना क्लियर केस था। अब होता क्या, मैं आपको दिल्ली में एक प्रॉब्लम बताता हूं। कई अधिकारी, कई सरकारी वकील, आज का न्यूज है, आरोपी को बचाने के लिए ईडी सीबीआई के नारकोटिक्स के कुछ वकील, कुछ अधिकारी मिलके कोर्ट में आर्गुमेंट बराबर नहीं करते हैं, झूठा लिख कर देते हैं, और क्या करते हैं मालूम है, आरोपी बच जाए इसकी व्यवस्था करते हैं। 2G केस में भी बहुत ऐसी चीजें सामने आ रही है। अब उसमें अनिल देशमुख के केस में सीबीआई के अधिकारी अरेस्ट हो गए थे, खुद के सीबीआई के अधिकारी उनको मदद कर रहे थे। तो ये कई फैक्टर्स है। लेकिन अब आते हैं मुद्दे पे, आप जो कह रहे हैं, क्या जज ऐसा पैसे खाकर दूसरे के पास से ऑर्डर बना के ले सकता है क्या? तो अभी इसको कहते हैं आउटसोर्सिंग। मैं नहीं कह रहा हूं, मतलब पावर गैलरी में ये चर्चा है। हाँ ठीक है, हाँ है ना, है चर्चा है, ये बात कई जगह सोशल मीडिया पे सवाल उठ रहे हैं। इसका जवाब दो इंपॉर्टेंट चीजें। आप कल का वो जो लेडी एडवोकेट है निशा गौड़ जो है, उसने बहुत बढ़िया काम किया, काबिल तारीफ काम किया, आपके पास वीडियो भी है उसमें। उसने, हाँ तो पहले मुझे कंप्लीट करने दीजिए। हाँ तो वो बेटी ने क्या किया कि इसी दिल्ली कोर्ट की सेशन जज के रीडर वो कह रहे हैं कि आप 30,000 दे देना, आर्गुमेंट को भी नहीं आना, ऑर्डर हो जाएगा आपका बेल का। तो उसको सीबीआई को कंप्लेंट देके अरेस्ट करवाया कि गरीब आदमी को आप ऐसा अरेस्ट कर रहे हो। तो वो बेटी को भी सलाम और वो सीबीआई के अधिकारी को भी सैल्यूट, बढ़िया काम किया उन्होंने। दूसरा केस आपको कोई सुनवाई की भी जरूरत नहीं है, हम आपको बेल ला करके दे देंगे, ला कर दे दो, 30,000 रुपए दे दो, और हम तुमको आने की भी जरूरत नहीं है, तुमको ऑर्डर पहुंच जाएगा। और अगर आप नहीं दोगे तो आपका केस सही रहो, सुप्रीम कोर्ट का आदेश रहो, हम छोड़ेंगे नहीं आपको, हमको यहां हफ्ता लगेगा, एक्सटॉर्शन हमको लगेगा। ये क्लियर है ना? अभी तो ये कल का ही केस है। अब दूसरा, दिल्ली के ही आपके हाई कोर्ट के जज जस्टिस शमित मुखर्जी, 3W वुमन वाइन वेल्थ, बोलते मनी ऑर्डर बाहर से बन के आता था,
आप सिर्फ इनको लड़कियां सप्लाई कर दो, रशियन लड़की मांगते थे, रशियन समोसा कोड वर्ड था, और ऑर्डर आपने लेकर आने का, साइन ये करेंगे। घर पे रेडीमेड ऑर्डर पड़े रहते थे इनके, ऑर्डर के साथ पकड़े गए, 13 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड हुआ उनका। तो ये हो गया। और कई बार अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी लिखा है, बैकडेटेड ऑर्डर, एंटीडेटेड ऑर्डर, फोर्स्ड ऑर्डर, रेडीमेड ऑर्डर, ये सब चलता है। तो ये इंक्वायरी अभी जब होगा इसमें, तो उसमें सच बाहर आएगा कि ये ऑर्डर इन्होंने खुद बनाया था जज साहब ने, कि और बाहर से किसने बनवा के ला कर दिया और उन्होंने साइन किया था। आप फिर उसमें सबकी इंक्वायरी होनी चाहिए, जिन जिन के नाम आएंगे, जिनके फोन नंबर मैच होंगे, जिनके लोकेशन मैच होंगे, सबकी इंक्वायरी होगी। या तो फिर पुलिस कस्टडी में या नार्को टेस्ट में अरविंद केजरीवाल उगलेंगे। नार्को टेस्ट तो इनका भी होना चाहिए, आपके माननीय भ्रष्टाचारी अभय ओक साहब का। तो ये ब्रेन मैपिंग टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट, कि तुमको ये टाइम पे स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत पड़ गई? वो कब मिले केजरीवाल से, या फोन पर बात हो गई कि मैं एक बयान दे देता हूं कि मैं अगर होता स्वर्णकांता जी की जगह तो मैं नहीं जाता अधिवक्ता परिषद में, तो हो गई होगी ना बातचीत। तो इनका नार्को टेस्ट जो अगर होगा तो पता चल जाएगा। हाँ, और बातचीत नहीं भी हुई तब भी सफिशिएंट है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस सफिशिएंट है। सुप्रीम कोर्ट का बहुत क्लियर जजमेंट है, क्योंकि तुम्हारी कॉन्स्पिरेसी कोई डायरेक्ट थोड़ी होती है। आप दूसरे के थ्रू, तीसरे के थ्रू, यहां से आप फोन लगाओगे, लाइव लॉ वालों को बोलेंगे कि आप इतना स्टेटमेंट डाल देना, और लाइव लॉ आ जाएगा कि वो साहब। जस्टिस ओक इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोले कि यशवंत वर्मा के यहाँ करोड़ों नोट मिले हैं, एफआईआर होना तो चाहिए। एफआईआर क्यों? एफआईआर होना चाहिए, जज अरेस्ट होना चाहिए लॉ के हिसाब से। हाँ, नहीं बोलेगे ना। लेकिन केजरीवाल को बचाने के लिए आउट ऑफ बॉक्स, कहीं सब सोए हुए हैं, नींद से उठे, अरे क्या खबर आ रही है कि केजरीवाल को ये हो रहा है। अच्छा, केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि जस्टिस गई थी अधिवक्ता परिषद में। हाँ हाँ ठीक है, चलिए मैं बोल देता हूँ, ये मैं होता तो मैं नहीं जाता। हाँ, नहीं वो अरे ऐसा नहीं बोलते हैं भाई, वो स्ट्रैटेजी तय होती है ये लेफ्ट इकोसिस्टम का, कि क्या बोलना है, क्या न्यूज चलाना है। अरे जब वो टुकड़े टुकड़े गैंग का जो लोग अरेस्ट हुए, तो पूरा साजिश के तहत फलीन नरीमन को मैनेज करके आर्टिकल पब्लिश करवाया गया कि उसने जो कहा है वो गुनाह नहीं होता, कोई ऑफेंस नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट गलत कोट करके उसने लिखा, लेकिन इसी दिल्ली हाई कोर्ट की माननीय जस्टिस गीता मित्तल जी ने पूरा वॉश आउट कहा। उन्होंने कहा कि जो इंडिया के सेना के जवान हैं, वहां बॉर्डर पर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं -40 डिग्री में, 50 डिग्री में, और वो वहां लड़ रहे करके तुम यहाँ सुरक्षित हो एक, और पाकिस्तान के खिलाफ वो लड़ते हैं, उनके पाकिस्तान की सेना जब उनको मारती है, तिरंगे में लपट के जब लाश आती है उसकी, तो ये उस लाश का अपमान कर रहे हो आप। तो ये देशद्रोह नहीं है तो फिर क्या देशद्रोह है? ऐसा करके फिर ये तुम्हारे वो चोर फली नरीमन और जो भी गैंग है, और ये तुम्हारा ये भी अपना जस्टिस दीपक गुप्ता स्टेटमेंट, बोले सेना के खिलाफ बोलना कोई गुनाह नहीं होता, आप बिल्कुल सेना के खिलाफ बोलो। तो मतलब इनडायरेक्टली सपोर्ट करने का, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलो, इंडिया में रह के आप ये करो वो करो। तो ये जो देशद्रोही ग्रुप है ना, तो इनके खिलाफ हमने ऑलरेडी कंप्लेंट दिया है। तो अब ये सरकार की पॉलिसी हमको समझ में आती नहीं है, जहां डायरेक्ट क्लियर विषय रहते वहां डिले करते। या अभी मुझे इतना पता है, इतना क्लियर केस है, वो नीचे के जज के ऊपर प्रोसिक्यूशन करने के लिए कितना समय लगने वाला है? बाकी केसेस बाद में होंगे, लेकिन ये केस में, गलत ऑर्डर के केस में सीधा सीधा उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। और इसमें तो तुमको ना सबूत की जरूरत है ना कुछ है, ये उसका ऑर्डर है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, एक्स्ट्रा क्या लगने वाला है तुमको? उसमें क्यों डिले कर रही है सरकार? क्यों आपने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब डिले कर रहे हैं? तो ये सवाल जनता ने माननीय अमित शाह जी से और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहिए कि आप क्यों डिले कर रहे हो। नहीं, उस दिन भी वो आर्गुमेंट कर रहे थे श्रीमान केजरीवाल जी स्वर्णकांता जी की अदालत में, तो तुषार जी उनको रोक नहीं पा रहे थे, पता नहीं वो भी कैरिड अवे हो गई, जस्टिस स्वर्णकांता भी,
ये तो घुमा रहा है, ये तो ट्रायल वाले विषय पर ला ही नहीं रहा है। अरे भाई, बिना ट्रायल के तुमको ऑर्डर मिल गया है, पहले तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए ना। हाउ कम यू गॉट द ऑर्डर? नहीं नहीं नहीं, सुनिए, ट्रायल किया वैसा नहीं हो, देखो डिस्चार्ज कर सकता है कोर्ट, जब प्रोसीड करने से पहले बिना ट्रायल के डिस्चार्ज कर सकता है, लेकिन ये केस में नहीं कर सकता है ना। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग है, इसमें मटेरियल ऑन रिकॉर्ड इतना है, और सुप्रीम कोर्ट के पैरामीटर है कि उसके आप ये कह रहे हैं कि प्रामा फेसाई, मान लीजिए कि कोई मामला ट्रायल कोर्ट में आता, मतलब निचले अदालत में आता, हाँ, और उसी वक्त उसको लगता कि नहीं नहीं ये गलत है, हम ये नहीं सुनेंगे, ट्रायल चलाने के लिए बरी कर देते, तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन ये मामला ऑलरेडी हाई कोर्ट जा चुका, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा चुका, सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रिक्चर भी आ गया, सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आ गया, हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आ गया। अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पूरी तरह से इन्वॉल्व है, उसके बाद लोअर कोर्ट बिना ट्रायल किए हुए अगर बरी कर देता है तो मामला महत्वपूर्ण है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इकोसिस्टम के ब्लैक करने वाले पत्रकार, सात समुंदर पार से कंटेंट को बना करके लोगों को गुमराह करने वाले इन्फ्लुएंसर, बेशर्म इन्फ्लुएंसर, बेशर्म पत्रकार, आपको क्या ये टिनेट, ये फैसेट और ये जो पॉइंट है ये दिखाई नहीं पड़ता है? और अगर हम लोग इस पॉइंट को उठा रहे हैं तो क्या ये गलत पॉइंट है? सवाल है कि जस्टिस को आप लोगों ने मजाक बनाने का मन बनाया हुआ है और एजेंडा चलाने का मन बना हुआ है। मोदी और शाह के खिलाफ लड़ने के लिए और भी बहुत चीज है, उसको क्यों नहीं उठाते हैं आप? वो उठाते ही नहीं है। इनको ये हमको लगता है कि ये मिली भगत है, और इसीलिए हमको लगता है कि मोदी और शाह को सीधी कार्रवाई करनी चाहिए, वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उनको भी मजा आता है ऐसा करने में। बराबर 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 है कि नहीं है? बराबर है। अभी ये बाजार में चर्चा चल रही है लुटियन जोन में कि ऑर्डर लिखवाया गया है, तो किसने लिखा है? इंटेलिजेंस को पता नहीं है क्या? आपको नहीं मतलब मुंबई में सीरिया, मालूम चल रहा है, हमें मालूम चल रहा है, तो एक पता मिनट, करे। और एक सुनिए, अगर एखादा जज गुनाह करता है तो जज के प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी किसकी है? पुलिस, सीबीआई की। ये इनको सैलरी टैक्स पेयर के मनी से इसीलिए दी जा रही है ना कि आपको गुनहगार को, आरोपी को कार्रवाई करना है लॉ के हिसाब से। तो आप स्टेप्स क्यों नहीं ले रहे हो? आप पहुंचे हो क्या चीफ जस्टिस के पास कि साहब देखो हम आप प्रोसीड करना चाहते हैं, आपका हमको इसमें हेल्प चाहिए? किया क्या आपने? नहीं किया। तो नीलेश जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बिगर कॉन्स्पिरेसी है ग्लोबल माफिया का, कि भारत में लॉलेसनेस क्रिएट कर दो। अब केजरीवाल कह रहा है कि कह रहे हैं कि हम जाएंगे ही नहीं स्वर्णकांता की कोर्ट में, जो मर्जी है उखाड़ लीजिए, मैं नहीं जाऊंगा, ना मेरे वकील जाएंगे। और वो ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाने के बारे में हम विचार कर रहे हैं। इसका मतलब वो इवेड कर रहे हैं। ये जो स्थिति वो पैदा कर रहे हैं, भारत में इंस्टीट्यूशन के प्रति विश्वास का कम होना, हालांकि इंस्टीट्यूशन की भी उसमें जिम्मेदारी है। तो क्या ये ग्लोबलिस्ट माफिया का या सीआईए का, MI6 का या अन्य खुफिया एजेंसी क्या, डीप स्टेट की ये बड़ी प्लानिंग है कि भारत को इंस्टीट्यूशनली खत्म कर दो? सुनिए, उतना दूर बहुत हाई-फाई हो जाएगा, बहुत सिंपल पे आता हूं मैं। वो तो ठीक है, उनका तो सिस्टम चलता ही है, वो करते रहते हैं, बराबर फंडिंग आते रहता है, विदेशी ताकतें, वो एक अलग चीज है। लेकिन बहुत सिंपल चीज, लॉ बहुत क्लियर है। रिवीजन फाइल किया है डिस्चार्ज के खिलाफ सरकार ने, हाई कोर्ट ने नोटिस निकाला, अरविंद केजरीवाल को नोटिस मिला, रिप्लाई फाइल करना था, वो अपील हुआ, उन्होंने पूरा देख लिया, उनके समझ में आ गया कि अब यहां पर अपना भांडाफोड़ होने वाला है जनता के सामने। तो फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने नई चाल चला, रेक्यूजल। अब उन्होंने लिस्ट दिया, कल बीजेपी के प्रवक्ता ने लिस्ट दिया कि ये इतने केसेस, इतने जजेस हैं हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो सब अधिवक्ता परिषद में गए थे, तो उसमें से तो कुछ लोगों ने बेल भी दिया है अरविंद केजरीवाल को, तो उनका ये ग्राउंड तो गलत है। पर चलिए छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, उनका ग्राउंड सही है, गलत है, वो जज जाने वाला। 9,000 पर डॉकेट पैसा देने का लाया, करोड़ों रुपया मिल रहा है उनके बेटे बेटी को।
नहीं नहीं, वो उनके दोनों के बीच में, जज जाने वो जाने, यहाँ नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। और मैं तो बोलता हूँ ठीक है, 2 मिनट के लिए ये मैटर इनके पास, अभी रोस्टर बदल जाता है, इनके पास से हट के दूसरे जज के पास चल जाता, तो भी क्या फर्क पड़ता है उससे? फैक्ट फर्क कोई, जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है ना, तो कोई हाई कोर्ट का जज अरविंद केजरीवाल के फेवर में ऑर्डर नहीं कर सकता है। क्लियर बता रहा हूं भाई। अब हाँ, अब आते हैं इस पे कि इन्होंने पहला तो कर दिया, अब इनके समझ में आ गया कि हमारा अभी नहीं चलने वाला है, तो ये नया नया टेक्निक लेकर आ गए और उन्होंने फिर रेक्यूजल का एक अस्त्र निकाला। रेक्यूजल के अस्त्र में फिर अपने चैनल पे बोलो या और कुछ ब्रिलियंट इंटेलिजेंट लोग हैं, उन्होंने इनकी पोल खोल दी। कॉमन मैन को तो वो ठीक है गुमराह करते रहे। अब हुआ क्या, अब इनको समझ में यह आ गया कि मैं जवाब दूंगा तो एक्स्ट्रा कार्रवाई होंगी। झूठे एफिडेविट में 7 साल सजा है, तो उनको यह समझ में आ गया कि मैं जवाब दूंगा तो झूठे एफिडेविट की अलग कार्रवाई हो सकती है, और डिटेल ऑर्डर आएगा उसमें नीचे का जज के ऊपर भी जो भी होगा, लेकिन सारे जनता को मालूम पड़ जाएगा कि मैं जो नैरेटिव चला रहा हूं कि कोर्ट ने कह दिया अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, ये झूठा नैरेटिव है। अब उन्होंने फिर क्या करना। बट एक बात है यार, मैं आपके चैनल्स के माध्यम से बीजेपी के सारे वरिष्ठों को एक ना मैसेज देना चाहता हूं। वो झूठ के लिए, गलत के लिए, इवन देश के डैमेज करने के मामलों में भी उसका फाउंडेशन नहीं रहती हुई कितने अच्छे तरीके से ऐसा नैरेटिव बना के गुमराह करता है लोगों को। तो आप आपकी अच्छी चीजें भी उस स्टाइल से बताना सीखो ना, नैरेटिव सेटअप सीखो जरा। आप नहीं सीखेगा, इनको तो बस अपना माल बनाते रहना है। नहीं ठीक अपना है, माल बनाते, नहीं ये हाँ, गलत बात है, ये है बिल्कुल है। तो अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा कि मैं कोर्ट में नहीं आऊंगा। मैं अभी वो सत्याग्रह पे उसके बाद में आ रहा हूं। वो गांधी जी की स्टोरी लिख दी कि मैंने ऐसा कर दिया। आप देखो इसको क्या बोलते हैं, डबल स्टैंडर्ड। और उसमें एक वर्ड है जो केजरीवाल की वर्किंग स्टाइल है ना, उसका एक वर्ड है स्ट्रॉ मैन फैलेसी। उसको सिंपल वर्ड में बोलते हैं, इफ यू कांट कन्विंस देन कंफ्यूज। आप अगर हाँ लोगों को समझा नहीं सकते तो लोगों को गुमराह कर दो, कंफ्यूज कर दो, या जज को बोलो, इनको बोलो, तो उसको वो है स्ट्रॉ मैन फैलेसी। अब ये स्ट्रॉ मैन फैलेसी कैसी रहती है मैं बताता हूं। विषय क्या चल रहा है उसका? विषय चल रहा है कि तुम्हारे खिलाफ में सबूत है कि नहीं है, वो सबूत लीगली एडमिसिबल है कि नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ जाके लोअर कोर्ट ने ऑर्डर किया कि नहीं किया। अब उसके समझ में आ गया कि इसमें मेरे पास कोई जवाब नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा, उधर की बात करेगा। नहीं, ये विषय तो अलग है, लेकिन ये जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के कोर्ट में क्यों चल रहा है मामला। तो ये जो है गोल पोस्ट चेंज कर देने का, ये चलो कोई बात नहीं, ऐसा मान के चलो कि हाँ, अब उसमें जब हार गए तो अब फिर क्या था, अब ऑप्शन था सुप्रीम कोर्ट जाने का। तो अभी इनका क्या है मालूम है क्या, इनको दूध भी चाहिए और वो दूध का दही भी चाहिए और वो दूध की रबड़ी भी चाहिए, तीनों एक साथ कैसा जमेगा उनको। तो अभी ये क्या बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा भी, और इधर बोल रहे हैं कि मैं नहीं भी जाऊंगा, मैं आपके कोर्ट में आऊंगा ही नहीं। तो सबसे पहली चीज, आपको नोटिस सर हो गया, एक बार आप आके चले गए, अब आप आओ या मत आओ, कोर्ट का प्रोसीडिंग रुकेगा नहीं। कोर्ट अपना आदेश कोर्ट अपना आदेश पारित करेगा या इनको सुनने के लिए नोटिस देगा, आदेश पारित करेगा। अगर इनके खिलाफ जाएगा तो फिर अरेस्ट वारंट होगा। नहीं, कोर्ट अभी इनको सुनने के लिए बाध्य नहीं है। तुमको आना है तो आओ, नहीं तो मत आओ, क्योंकि तुमको नोटिस दे दिया। अब कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट सरकारी वकील को सुनेगा, जिस वकीलों को, जिन आरोपी को लगा आर्गुमेंट करना है वो करे, जिनको लगा है नहीं करना है नहीं करे। और कोर्ट की इच्छा है, मैंडेटरी नहीं, अगर कोर्ट को लगा कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसपे
एक और नया वकील अपॉइंट किया जाए, वो अरविंद केजरीवाल से लेके सबके मुद्दे पे एक डिटेल निष्पक्ष आर्गुमेंट करे, अमेकस क्यूरी, तो कोर्ट वो कर सकता है। इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो आकर जा चुका है नोटिस लेके, तो अभी मेरे हिसाब से इसमें कोई जरूरत नहीं है। बट ठीक, मैं नहीं जाऊंगा, वो ओपनली हाँ, तो कह रहा है लेटर कि मैं लिख नहीं के, जाऊंगा। लेटर लिख दिया उसने, चलो ठीक है। अच्छा, जो लेटर लिखा और उसको प्रकाशित किया ना, तो ये भी इनडायरेक्ट दबाव लाने का टाइप है, ये कंटेंट है एक्चुअल में, इंटरफेरेंस इन द ड्यू प्रोसेस है। चलो ठीक है, आते हैं वो अभी वो सरकार जाने वो जाने। अब अभी कोर्ट ने अगर उनका सीबीआई का पिटिशन अलाउड कर दिया और कहा कि नीचे के कोर्ट का आदेश गलत था, तो फिर मैटर रिमांड बैक होगा, ट्रायल चलेगा, चार्ज फ्रेम होंगे। एक, और अगर सीबीआई ईडी जो भी है वो सबूत दे दे कि पहला ऑर्डर ये मैनेज करके लिया है, तो अरविंद केजरीवाल का बेल कैंसल होके ये जेल में पूरा ट्रायल कंप्लीट होने तक जेल में रहेंगे, अंडर ट्रायल केस चलेगा, ऐसा लॉ है। और वो लॉ इनके ही परम आदरणीय जस्टिस चंद्रचूड़ साहब की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने नवीन सिंह के केस में बनाया है। वेरी गुड। तो आपने डिसीजन भी दे ही दिया, आपने सारे वृत्तांत खोल दिए इनकी सेटिंग जज के साथ। और अब क्या होगा, ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं कि नहीं जाते हैं, हाई कोर्ट के ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं है, वो एक बार अपीयर होके जा चुके हैं। एक ऑल्टरनेट अभी जो नीलेश जी ने बताया कि एमिकस क्वेरी वो अपॉइंट कर सकते हैं, अदालत कर सकती है एमिकस क्वेरी, कोई जरूरी नहीं है, या सीधा नहीं है, सीधा उनका फैसला आ सकता है। यस, और उनका फैसला अगर जो भी आएगा उसके हिसाब से केजरीवाल जी को एक्ट करना पड़ सकता है। और जैसा आपने कहा कि ये जो पत्र उन्होंने रिलीज किया, ये भी एक दबाव की कोशिश है, अदालत पर दबाव बनाने की कोशिश है, या सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाने की कोशिश है। खैर, लेकिन एक बात यह है कि अरविंद केजरीवाल क्या हैं, जो मैंने शुरुआत की थी, हम लोग रोज तहकीकात करने की कोशिश कर रहे हैं, हर दिन एक नए अरविंद केजरीवाल निकल के आते हैं, और वो नया अरविंद केजरीवाल वही होता है, एक षड्यंत्रकारी, चतुर, चालाक, धूर्त, बस यही दिखाई पड़ रहा है। अब ये अरविंद केजरीवाल के ऊपर निर्भर है कि अरविंद केजरीवाल इन सारे शब्दों को झुठला दें और कहें कि नहीं, मैं तो ईमानदार हूं, ये साबित करना पड़ेगा उनको। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।